कल्पना कीजिए, आप किसी घने जंगल में खड़े हैं। चारों ओर जीवन है, उड़ते हुए पक्षी, सरसराते हुए कीड़े, पेड़ की शाखाओं पर दौड़ते बंदर और जमीन के नीचे छिपते सरीसृप। अब सोचिए, इनमें से कौन बचेगा, कौन मिट जाएगा? क्या यह केवल ताकत का खेल है, या फिर कुछ और, एक अदृश्य शक्ति जो हर पल तय कर रही है कि कौन जीने योग्य है? इस अदृश्य शक्ति का नाम है नेचुरल सिलेक्शन और इसके जन्मदाता हैं चार्ल्स डार्विन। 1859 में डार्विन ने एक किताब लिखी जिसने पूरी दुनिया की सोच को हिला दिया, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। यह सिर्फ जीव विज्ञान की किताब नहीं थी, यह एक क्रांति थी जिसने बताया कि हम कौन हैं, हम कैसे बने और क्यों हर जीव अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। इस किताब में न तो भगवान का जिक्र है, न चमत्कारों का। यह कहानी है छोटे छोटे बदलावों की, करोड़ों सालों के संघर्ष की और उस प्राकृतिक नियम की जो किसी पर दया नहीं करता, केवल चयन करता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण जीव करोड़ों सालों में एक नई प्रजाति बन जाता है, कैसे कबूतर, बंदर और इंसान सब एक साझा विरासत से जुड़े हैं और कैसे जीवन की सबसे बड़ी पहेली सुलझाई गई, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उतरने वाले हैं विकासवाद की सबसे रोमांचक यात्रा में। यह सिर्फ विज्ञान नहीं है, यह प्रकृति का खेल है, जीवन और मृत्यु का संघर्ष, और हम सब इस चयन के हिस्से हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम किताब को अध्यायवार समझेंगे। अध्याय 1, पालतू जीवों में विविधता, वेरिएशन अंडर डोमेस्टिकेशन। चार्ल्स डार्विन इस पुस्तक की शुरुआत मनुष्य द्वारा पाले गए जीवों की विविधताओं के अध्ययन से करते हैं। उनका तर्क यह है कि यदि मनुष्य कुछ विशेष लक्षणों वाले जानवरों और पौधों को चुनकर उनसे संतान उत्पन्न कर सकता है और इस प्रक्रिया को पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराने से उन लक्षणों को स्थायी बना सकता है, तो प्रकृति भी कुछ ऐसी ही प्रक्रिया कर सकती है। इसे उन्होंने कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहा। वे बताते हैं कि किसान और पशुपालक जानवरों और पौधों के गुणों को बहुत सूक्ष्म रूप से पहचानते हैं और सबसे उपयुक्त गुणों वाले जीवों का प्रजनन कराते हैं। उदाहरण के लिए, कबूतरों की कई नस्लें हैं जिनमें आकार, रंग, उड़ान की दिशा आदि अलग अलग होते हैं। लेकिन डार्विन दिखाते हैं कि ये सभी नस्लें एक ही पूर्वज से विकसित हुई हैं, जिन्हें मनुष्य ने अलग अलग उपयोगों और सौंदर्य की दृष्टि से संवारा है। इसी सिद्धांत के तहत फसलों में अधिक फल देने वाले, सूखा सहने वाले या रोग प्रतिरोधक पौधे बनाए जाते हैं। अध्याय 2, प्रकृति में विविधता, वेरिएशन अंडर नेचर। प्रकृति में भी जीवों में उतनी ही विविधता पाई जाती है जितनी मनुष्य द्वारा उत्पन्न नस्लों में। एक ही प्रजाति के भीतर भिन्न भिन्न इलाकों में रहने वाले जीवों में छोटे छोटे अंतर होते हैं। कुछ में रंग गहरा होता है, कुछ में हल्का, कुछ में पूंछ लंबी, कुछ में छोटी। ये सभी अंतर आनुवांशिक हो सकते हैं और संतानों में स्थानांतरित हो सकते हैं। डार्विन ने यह भी बताया कि ये विविधताएं कभी कभी इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें देख पाना मुश्किल होता है, लेकिन यही सूक्ष्म अंतर लाखों वर्षों में बड़ी भिन्नताओं में बदल सकते हैं। इसी से प्रजातियों के बीच धीरे धीरे बदलाव संभव होता है। यही प्राकृतिक चयन के लिए आवश्यक कच्चा माल है। अध्याय 3, अस्तित्व का संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यह अध्याय डार्विन की थ्योरी की नींव है। यहाँ वे बताते हैं कि हर जीव को अपने जीवन के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है, भोजन, सुरक्षा, निवास स्थान और प्रजनन के लिए। यदि एक प्रजाति के सारे जीव सफलतापूर्वक जीवित रहते और संतान उत्पन्न करते तो धरती पर उनका विस्फोट हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और हर जीव को दूसरे जीवों के साथ संघर्ष करना पड़ता है।
डार्विन इस संघर्ष को 3 स्तरों पर बांटते हैं, एक ही प्रजाति के जीवों के बीच, विभिन्न प्रजातियों के बीच और प्रकृति के साथ। उदाहरण के लिए, एक ही जंगल में रहने वाले हिरण भोजन के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, साथ ही उन्हें शेर से भी बचना होता है। इस संघर्ष में वही जीव टिकते हैं जो परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। अध्याय 4, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की पूरी थ्योरी इसी अध्याय में केंद्रित है। वे कहते हैं कि चूंकि प्रकृति में संघर्ष निरंतर होता है और जीवों में भिन्नताएं होती हैं, तो उन जीवों की संतानें ज्यादा होंगी जो अधिक अनुकूल होंगे। प्रकृति मनुष्य की तरह बिना इरादे के लेकिन प्रभावशाली ढंग से चुनाव करती है, कमजोर जीवों को बाहर कर देती है और सक्षम जीवों को आगे बढ़ाती है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया धीमी होती है लेकिन प्रभावशाली होती है। जैसे किसी पक्षी की चोंच थोड़ी मजबूत हो जाए तो वह कठिन फल तोड़ सकता है और भूख से बच सकता है। ऐसे पक्षी अधिक संतान देंगे और धीरे धीरे पूरी आबादी में वह विशेषता फैल जाएगी। यही प्रक्रिया लंबे समय में नई प्रजातियों को जन्म देती है। अध्याय 5, विविधता के नियम, लॉज ऑफ वेरिएशन। इस अध्याय में डार्विन इस बात की खोज करते हैं कि भिन्नताएं पैदा कैसे होती हैं। वे मानते हैं कि इनका स्रोत कई प्रकार का हो सकता है, पर्यावरण का प्रभाव, अंगों का उपयोग या अनुपयोग और वंशानुगत परिवर्तन। किसी अंग का लगातार प्रयोग उसे अधिक विकसित कर सकता है, जबकि अनुपयोग उसे कमजोर कर सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे इन परिवर्तनों की पूरी कार्यप्रणाली को नहीं समझ पाते थे, जो बाद में आनुवंशिकी ने समझाई। अध्याय 6, सिद्धांत की कठिनाइयां, डिफिकल्टीज ऑन थ्योरी। डार्विन जानते थे कि उनके सिद्धांत पर अनेक सवाल उठ सकते हैं, जैसे अगर नई प्रजातियां पुरानी प्रजातियों से विकसित हुई हैं, तो फिर उन संक्रमणकालीन रूपों, इंटरमीडिएट फॉर्म्स के अवशेष कहाँ हैं? या जटिल अंग जैसे आंख कैसे छोटे सुधारों से बन सकते हैं? इन सवालों का उत्तर उन्होंने यह दिया कि जीवाश्म रिकॉर्ड अधूरा है, यानी सभी जीवों के जीवाश्म नहीं मिलते, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में ही कोई जीव फॉसिल बन पाता है। आंख जैसे जटिल अंग धीरे धीरे प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं से शुरू होकर लाखों वर्षों में विकसित हो सकते हैं और हर चरण पर वे उपयोगी होते हैं, इसलिए टिकते हैं। अध्याय 7, सहज प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट। डार्विन बताते हैं कि जानवरों की प्रवृत्तियां जैसे मधुमक्खियों द्वारा छत्ता बनाना या पक्षियों द्वारा घोंसला बनाना स्वाभाविक होती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ये प्रवृत्तियां भी उसी तरह चयनित होती हैं जैसे भौतिक विशेषताएं, जो प्रवृत्तियां जीव को बचाने और आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, वे बनी रहती हैं। अध्याय 8, संकरण, हाइब्रिडिज्म। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि जब दो अलग प्रजातियां संतान उत्पन्न करती हैं, तो वह प्रायः बाझ होती है। इससे पता चलता है कि प्रजातियों के बीच एक प्राकृतिक दीवार होती है। यह दीवार नई प्रजातियों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, घोड़ा और गधा मिलकर खच्चर को जन्म देते हैं, परंतु वह आगे संतान नहीं दे सकता। अध्याय 9, जीवाश्म रिकॉर्ड की अपूर्णता, इम्परफेक्शन ऑफ द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड। डार्विन मानते हैं कि विकासवाद की थ्योरी को पूरी तरह सिद्ध करने के लिए संक्रमणकालीन जीवों के फॉसिल रिकॉर्ड की जरूरत है, लेकिन ऐसे प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। इसका कारण यह है कि फॉसिल बनने की प्रक्रिया दुर्लभ है और लाखों वर्षों की भूगर्भीय हलचलों से कई फॉसिल नष्ट हो गए हैं। फिर भी जो फॉसिल मिले हैं, वे क्रमिक विकास के पक्ष में ही साक्ष्य देते हैं। अध्याय 10 से 13, भूगोल, वर्गीकरण और शरीर की समान रचनाएं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, मोर्फोलॉजी। इन अध्यायों में डार्विन बताते हैं कि जीवों का वितरण पृथ्वी पर एक समान नहीं है।
द्वीपों पर पाए जाने वाले जीव प्रायः मुख्य भूमि के जीवों से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन अलग होते हैं, जैसे कि गैलापागोस द्वीपों के फिंच पक्षी। यह इस बात का प्रमाण है कि वे मुख्य भूमि से आए और फिर नए वातावरण में ढलकर विकसित हुए। वर्गीकरण प्रणाली जो जीवों को समूहों में बांटती है, प्राकृतिक चयन के अनुसार भी फिट बैठती है, क्योंकि सभी जीव किसी न किसी सामान्य पूर्वज से निकले हैं। शरीर की संरचना में समानताएं, जैसे कि मनुष्य, घोड़े, चमगादड़ और डॉल्फिन की हाथ, पंख, फिन की हड्डियां, सभी एक सामान्य डिजाइन से विकसित हुए हैं, लेकिन उपयोग के अनुसार बदल गए हैं। अध्याय 14 निष्कर्ष, रिकैपिचुलेशन एंड कंक्लूजन। इस अंतिम अध्याय में डार्विन अपनी थ्योरी का सार प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि जीवन की विविधता का एक सामान्य और तार्किक कारण है प्राकृतिक चयन। यह चयन हर उस जीव को आगे बढ़ाता है जो अधिक अनुकूल है, और धीरे धीरे नए जीवों और प्रजातियों का विकास होता है। यह प्रक्रिया आज भी चल रही है और इसका प्रमाण हर जगह देखा जा सकता है। डार्विन ने एक क्रांतिकारी विचार दिया कि जीवन की उत्पत्ति और विविधता किसी जादुई हस्तक्षेप का परिणाम नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक सतत प्रक्रिया का नतीजा है। उनकी थ्योरी ने विज्ञान की दुनिया को एक नया नजरिया दिया, और आज भी विकासवाद, एवोल्यूशन, जैविक विज्ञान का आधार है।